हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। दरअसल जब हम किसी सेल को किसी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं, की ऑन करके सर्किट को क्लोज करते हैं, तो एक्सटर्नल लोड से होकर के करंट की सप्लाई बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे ये देखो, ये एक सेल है और एक्सटर्नल लोड अगर आर है, कैपिटल आर, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से करंट मान लो कि आई एम्पियर का फ्लो हो रहा है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से होते हुए नेगेटिव टर्मिनल की ओर हो रहा होता है। अब जब ऐसा हो रहा होता है तो एक्सटर्नल सर्किट में, यानी कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से होकर के तो करंट की सप्लाई जो है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है। लेकिन अभी सर्किट क्लोज नहीं हुआ। सर्किट तब क्लोज होता है जब सेल के अंदर में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो आयंस के फॉर्म में, कैटायंस एंड आयंस के फॉर्म में रहते हैं, उनमें से जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स नेगेटिव टर्मिनल की ओर मूव करते हैं। और जब ये घटना घटती है तब जाकर के सर्किट क्लोज होता है। और जब ये आयंस मूव कर रहे होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट्स से होकर के विद इन द सेल, जो कैटायंस हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहे होते हैं, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं नेगेटिव टर्मिनल की ओर जा रहे होते हैं। तो बीच रास्ते में जो इलेक्ट्रोलाइट के एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं वो रुकावट डालते हैं, वो इनके पाथ को रेसिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, दरअसल आयंस के बीच अट्रैक्शन भी होता है। और मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से होकर जब आयंस का मूवमेंट होता है तो विस्कोसिटी के कारण इनका पाथ रेसिस्ट होता है और इनके रास्ते में रुकावट आती है। तो इन आयंस के मूवमेंट में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से होकर के विद इन द सेल जो रुकावट आ रही होती है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, दैट कॉजेज इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक है, अब ये इंटरनल रेसिस्टेंस बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसमें से पहला है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अब जैसे जानते हो अलग अलग टाइप के सेल्स में अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल हम करते हैं। तो अब किस तरह का सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, कौन सा सॉल्यूट आयंस हम ले रहे हैं, उनके नेचर क्या हैं, उन पर डिपेंड करेगा इंटरनल रेसिस्टेंस। दूसरा, कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर विद इन द सेल जितना अधिक कॉन्सेंट्रेशन होगा आयंस का, ठीक है, या सॉल्यूट जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं उनका, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एटम्स मॉलिक्यूल्स का जितनी अधिक कॉन्सेंट्रेशन होगी आयंस की, तो उतना अधिक रेसिस्टेंस ऑफर होगा, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा रास्ते में रुकावट होगी। और इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उतनी अधिक जो है रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन होगा आयंस के मूवमेंट में। तो आयंस का फ्लो जो है वो इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब तीसरा फैक्टर है किसी सेल में जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स हैं, दो इलेक्ट्रोड्स जो हैं उनके बीच की जो सेपरेशन है वो जितनी ज़्यादा होगी उतना अधिक ये जो इंटरनल रेसिस्टेंस है उतना ज़्यादा होगा। यानी कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। एक चौथा फैक्टर है, वो है जो प्लेट्स इलेक्ट्रोड्स के रूप में कनेक्टेड हैं विद इन द सेल, उनकी कॉमन क्रॉस सेक्शन एरिया जितनी अधिक होगी उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड्स की प्लेट एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पाया गया है ये जो रेसिस्टेंस है, इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक है, अच्छा, एक लास्ट और फैक्टर है, वो है टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो चूँकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से होकर के आयंस का मूव करना बड़ा आसान हो जाएगा। मैंने बताया था पिछले लेक्चर में आपको, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के लेयर्स के बीच की जो विस्कोसिटी है
वो कम हो जाती है और आयंस जो बड़े आसानी से फ्लो होने लगते हैं। आयंस के बीच की आयनिक जो अट्रैक्शन है वो भी कमज़ोर होती है और आयंस बड़े आसानी से फ्लो होने लगते हैं और इंटरनल रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। यानी टेम्परेचर बढ़ाएं तो इंटरनल रेसिस्टेंस डिक्रीज हो गया। तो ये 5 फैक्टर्स हो गए: nature of electrolyte, concentration of electrolyte, separation between the electrodes and common plate area of the electrodes immersed into the electrolyte solution and temperature। और कैसे डिपेंडेंसी आप समझ गए होंगे। अब हम रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर, EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल की बात करेंगे। और इन तीनों के स्मॉल आर, EMF, E और ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी है, इन तीनों पैरामीटर को हम आपस में इंटरकनेक्ट करेंगे, इंटरलेट करेंगे। तो ऐसा करने के लिए तीनों को पहले ठीक से समझेंगे। पहले इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर तो आप समझ गए, EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अभी मैं बता देता हूँ, फिर इनके बीच के रिलेशन की बात करेंगे। एक बात कर लो, मान लो कि एक सेल है जिसकी EMF E है, ठीक है। ये सेल है जिसकी EMF E है, जिसको भी मैं समझाऊंगा कि ये क्या होता है। और मान लो कि सेल की इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल r ओम का है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो कि एक एक्सटर्नल लोड से कनेक्टेड है दिखलाया गया यहाँ r ओम की रेसिस्टेंस से, और ये बैटरी के द्वारा, सेल के द्वारा I एम्पियर की करंट जो है सप्लाई की जा रही है और इस तरह से सर्किट क्लोज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये ब्लॉक के अंदर हमने ये सेल और इसकी इंटरनल रेसिस्टेंस दोनों को एक ब्लॉक में अलग से करके इंटरनल रेसिस्टेंस को दिखलाया है। लेकिन ये इंटरनल रेसिस्टेंस कोई बाहर में नहीं है, एक्चुअली इस सेल के अंदर की बात है, मैंने अलग से करके दिखलाया। ये पूरा ब्लॉक जो है इसको एक सेल समझ लेना, जिसका ये नेगेटिव टर्मिनल है B और A पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। अब समझते हैं कि ये EMF, इंटरनल रेसिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले तो EMF समझते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। EMF इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सेल इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज अलोंग द क्लोज्ड सर्किट, ठीक है। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को 1 कूलम के चार्ज को प्लस 1 कूलम के चार्ज को किसी सर्किट में, क्लोज सर्किट में हो करके मूव कराने के लिए सेल को जितना वर्क करना पड़े, सेल के द्वारा जितनी एनर्जी देनी पड़े, वही वर्क डन जो है सेल का EMF कहलाता है, ठीक है। ध्यान से समझना, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होता है। तो करंट फ्लो हम मानते हैं कि जिस डायरेक्शन में हो रहा है उस डायरेक्शन में एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज का फ्लो माना जाता है, ठीक है। और मान लो कि प्लस 1 कूलम का चार्ज इस पॉजिटिव टर्मिनल से निकल करके एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R से होकर के यहाँ A से B तक पहुँच गया। अब ये एक्सटर्नल सर्किट का काम कंप्लीट, एक्सटर्नल सर्किट में प्लस 1 कूलम के चार्ज का फ्लो हो गया इस सेल के द्वारा। और ऐसा करने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा, इस सेल को एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये रेसिस्टर जो है कैपिटल R ये विरोध करेगा, इनके मूवमेंट का, इनके फ्लो में रुकावट डालेगा, तो इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा सेल को। अब ये तो कहानी हो गई एक्सटर्नल रेसिस्टर से होकर के पॉजिटिव चार्ज प्लस 1 कूलम के चार्ज को फ्लो कराने में सेल के द्वारा एनर्जी क्यों देनी पड़ेगी, किस तरह की रुकावट डाली गई है, इसकी बात हो गई। अब सेल के अंदर में तुम जानते हो कि करंट का फ्लो जो है उसी डायरेक्शन में जब होगा तो एक्चुअल में सेल के अंदर में B से A की ओर क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करेंगे थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जो है वो नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाएंगे। तो इस दरमियान जो ऑब्स्ट्रक्शन होगा रास्ते में, जो इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, तो उस इंटरनल रेसिस्टेंस को भी ओवरकम करने में सेल को कुछ एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी। यानी कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल R के अगेंस्ट में कुछ वर्क किया जाएगा और सर्किट को क्लोज करने के लिए इन आयंस के, पॉजिटिव आयंस के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आने में, लो टू हाई पोटेंशियल लाने में थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन सेल के अंदर जो वर्क करना पड़ेगा, जो इंटरनल वर्क होगा, ये वर्क हुआ। तो दो तरह के वर्क हो गए, एक एक्सटर्नल वर्क हो गया प्लस 1 कूलम के चार्ज को मूव कराने में एक्सटर्नल लोड से A टू B, और इंटरनली B टू A इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर प्लस 1 कूलम के चार्ज के आयंस को मूव कराने में। इन दोनों वर्क का सम जो है
ईएमएफ कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक्चुअल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई फोर्स नहीं होता है, ये वर्क डन होता है जो सेल के द्वारा +1 कूलम के चार्ज को पूरे सर्किट के क्लोज लूप में बनाने में जो वर्क किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि ये वर्क दो वर्क का समेशन होता है, तो दिस ईएमएफ इज एक्चुअली इक्वल टू वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी अगेंस्ट एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल आर, और इसी को हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जरा ये समझ लो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या होता है, इस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से हो करके +1 कूलम के चार्ज को फ्लो कराने में जो वर्क करना पड़ता है सेल को, वही इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, लेकिन ईएमएफ में ये इंटरनल रेसिस्टेंस के अगेंस्ट जो +1 कूलम के चार्ज आयंस के फॉर्म में मूव कराने में नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जो वर्क करना पड़े, ये जुड़ जाता है। और यही कारण है कि एक सेल की ईएमएफ जो है इसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से थोड़ी ज़्यादा होती है। कितनी ज़्यादा होती है अभी डिस्कस करेंगे। तो मान लो कि सेल के कारण ये इस एक्सटर्नल लोड से होकर के I एम्पियर का करंट का फ्लो हुआ। ठीक है, तो अभी मैंने बताया ईएमएफ इज इक्वल टू ये दो तरह के वर्क डन, जिसमें एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस B है और दूसरा वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम B टू A अगेंस्ट इंटरनल रेसिस्टेंस ये है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि EMF इज इक्वल टू V प्लस V डैश। ठीक है, V क्या हो गया, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और V डैश जो है इंटरनल वर्क डन हो गया, इंटरनल फोर्सेस इंटरनल रेसिस्टेंस के अगेंस्ट किया वर्क हो गया। ठीक है, तो E इज इक्वल टू, अब ये जो एक्सटर्नल लोड के अगेंस्ट किया गया वर्क डन है, एक्सटर्नल लोड R ओम से, कैपिटल R ओम से होकर के I एम्पियर का करंट अगर फ्लो कर रहा है, तो ओम्स लॉ से हम जानते हैं कि ये जो वर्क डन होगा वो I इंटू आर के बराबर होगा। ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस B इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R के इक्वल होगा। अब प्लस इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल r के अगेंस्ट अगर I एम्पियर का ही करंट फ्लो होता है, तो इंटरनल वर्क डन जो होगा वो I इंटू स्मॉल r होगा। तो हम कह सकते हैं कि EMF E इज इक्वल टू आई आर कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल r। आप देख रहे हो I इज कॉमन, इक्वल टू I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r हम लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान देना, ये जो पहला वाला टर्म है I इंटू कैपिटल R, यही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि ये जो सेल्स के एंड्स हैं टर्मिनल्स पॉजिटिव और नेगेटिव, एक्चुअल में इंटरनल रेसिस्टेंस को हमने बाहर दिखाया है, ये A और B एंड्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो I इंटू कैपिटल R के बराबर, ये हुआ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस B। ठीक है, यहाँ इस इक्वेशन से भी आप देखो, इसे इक्वेशन नंबर 1 हमने नाम दिया है, कॉमन होने के बाद ये I इंटू आर प्लस आर जो का इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया है। तो साफ दिख रहा है कि ये वैल्यू जो B है और ये E जो है वो B के मुकाबले ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, I इंटू स्मॉल r की वैल्यू के बराबर अधिक होगा। तो E इज ग्रेटर देन V। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 इट इज क्लियर दैट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज always smaller than the EMF of the cell। ऑलवेज कहना गलत होगा, लेकिन अगर करंट ड्रॉ किया जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि some current is being drawn from the cell. In that case, terminal potential difference across the ends, across the terminals of the cell is always less than that of the EMF value of the cell. और चूंकि I इंटू आर स्मॉल r का प्रोडक्ट जो है वो नॉन जीरो रहेगा, चूंकि कोई भी सेल जो है कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस ऑफर करती है, उसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। तो चूंकि ये स्मॉल r जीरो नहीं हो सकता, तो I इंटू स्मॉल r भी जीरो नहीं हो सकता, और इसी वजह से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू E से हमेशा कम होगी। कितनी कम होगी, I इंटू स्मॉल r के बराबर कम होगी। ठीक है, हम कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू स्मॉल r के बराबर। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं कि E माइनस B यानी कि EMF माइनस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ए सेल इज इक्वल टू I इंटू स्मॉल r। नेम दिस इक्वेशन नंबर 3। ये सभी इक्वेशंस इंपॉर्टेंट हैं, कब कहाँ कैसे किस रूप में हालात में आपको प्रॉब्लम्स करने पड़ जाएंगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, तो आप नहीं जानते, वो प्रॉब्लम करने पर पता चलेगा। तो ये सब आप लोग ध्यान से समझिए, सभी को इक्वेशन का फॉर्म देते जा रहा हूँ मैं। अब ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन 2, जरा इस सेकेंड इक्वेशन को देखो, तो इस इक्वेशन में E इज इक्वल टू I इंटू आर प्लस आर है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू E अपॉन आर प्लस आर हो जाएगा, एक कैपिटल R एक स्मॉल r। ठीक है, नेम दिस इक्वेशन नंबर 4। अब चूंकि V जो कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R, I की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन नंबर 4 से हम पुट कर दें E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R। ठीक है, जिसको हम E R
कैपिटल आर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर लिख सकते हैं. दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ई अपॉन, अगर इस आर को यहाँ पर रखे हैं तो इसको हम इस कैपिटल आर प्लस आर के नीचे भी रख सकते हैं, बात एक ही है. तो वैसी स्थिति में कैपिटल आर से ये कैपिटल आर कट के 1 हो जाएगा और यहाँ पर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर हो जाएगा. इसे भी एक अलग से इक्वेशन बना देते हैं. देन दिस इक्वेशन नंबर 5. ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन 3, इस इक्वेशन 3 को देखो, ई माइनस बी इज इक्वल टू आई आर. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं स्मॉल आर इज इक्वल टू ई माइनस बी अपॉन आई इज इक्वल टू ई माइनस बी अपॉन आई की जगह हम लिख सकते हैं वी अपॉन आर, चूंकि वी इज इक्वल टू आई आर होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन एक्सटर्नल लोड, ये हो जाएगा हमारा आई की जगह. और ये करने के बाद क्या होगा कि ई माइनस बी अपॉन भी इंटू कैपिटल आर. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. किसी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी हो तो अब उसके लिए हमें अगर 3 चीज़ें दे रखी हो, सेल की ईएमएफ मालूम है, उसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है, जो एक्सटर्नल लोड कनेक्टेड है उसकी वैल्यू मालूम है अगर कैपिटल आर की, तो हम बड़ी आसानी से इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल निकाल सकते हैं. इतना ही नहीं, आप जब एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में है पोटेंशियोमीटर पर बेस्ड, तो उसमें सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस आप इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके निकालेंगे. थोड़ा सा मॉडिफाई होता है ये फॉर्मूला, वो अभी मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो टॉपिक जब आएगा पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड, जब उसकी वर्किंग को समझेंगे तभी जाकर कर पाएंगे. लेकिन एंड फॉर्मूला जो है करीब करीब यही होता है, इसके बाद एक स्टेप आता है, तो जब पढ़ेंगे तब जानेंगे हम लोग. तो इस तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं. अब कुछ स्पेशल केसेस हम डिस्कस करते हैं. ये जो सारे इक्वेशंस हमने ऑब्टेन किए. When the cell is an open circuit, मान लो कि की को ऑफ रखे हैं हम, तो सेल ओपन सर्किट में हो गया, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, आई की वैल्यू 0 हो जाएगी. तो वैसी स्थिति में हमने एक फॉर्मूला जो अभी ऑब्टेन किया, ई माइनस बी इज इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर. ठीक है, कौन सा इक्वेशन? ये इक्वेशन नंबर 3, ई माइनस बी इज इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर. तो इस इक्वेशन से देखो तुम लोग, तो चूंकि आई की वैल्यू 0 हो गई, आई 0 हो गई मतलब ये पूरा टर्म 0 होगा. 0 का मतलब ई जो है बी के बराबर हो जाएगा, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी अगर सर्किट में कोई करंट ड्रॉ नहीं किया जा रहा है, यानी कि की ऑफ पोजीशन में है. तो इस बात को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल इज इक्वल टू इट्स ईएमएफ. तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इस स्थिति में ईएमएफ वैल्यू के बराबर, सेल की ईएमएफ वैल्यू के बराबर होगी. और ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू होती है जो ईएमएफ के इक्वल होती है. और ये कब होती है? व्हेन नो करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सेल, जब सेल से हम किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक करंट एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से होकर के ड्रॉ नहीं कर रहे होते हैं, यानी कि जब की ऑफ पोजिशन में होता है, जब सर्किट जो है ओपन होती है. तो ये समझने की जो बात है बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरा केस, एक रियल सेल, चूंकि हमेशा ही कुछ ना कुछ उसका इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, स्मॉल आर की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ होगी, हाउस एवर स्मॉल इज. एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल के केस में ये ऑलमोस्ट 0 होता है, बट तो भी कुछ ना कुछ होता है. ठीक है, तो स्मॉल आर चूंकि 0 नहीं हो सकता है, कम हो सकता है. तो जब हम करंट ड्रॉ कर रहे होते हैं, ध्यान देना, जब की ऑन रहे, जब हम सेल से करंट ड्रॉ कर रहे हो एक्सटर्नल लोड से होकर एक्सटर्नल सर्किट में, तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि आई तो 0 हो ही नहीं सकता, आई की तो कुछ ना कुछ वैल्यू है ही. स्मॉल आर छोटा हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता है. ठीक है, तो आई और स्मॉल आर का प्रोडक्ट कुछ ना कुछ तो होगा. वैसी स्थिति में आई और स्मॉल आर का प्रोडक्ट कुछ ना कुछ होगा, तो क्या होगा कि ई माइनस बी की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी जो कि ग्रेटर देन 0 होगी. तो वैसी स्थिति में ई विल बी ग्रेटर देन वी और वी विल बी लेस देन ई. यानी कि अगर सर्किट क्लोज्ड है, ठीक है, अगर हम सेल से करंट ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं, तब चाहे कुछ भी हो जाए, क्या होगा कि सेल्स के टर्मिनल्स के क्रॉस, यानी कि तब ए और बी के टर्मिनल्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमेशा इसकी ईएमएफ वैल्यू से कम होगा. ठीक है, बी इज लेस देन ई. इस बात का ख्याल रखिएगा कि सेल जब किसी सर्किट से जुड़ा है लेकिन मतलब सर्किट क्लोज नहीं है, करंट ड्रॉ नहीं किया जा रहा है, तब उसके टर्मिनल्स के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होता है, वो उसकी सेल की ईएमएफ के बराबर होता है. और अगर सेल क्लोज्ड हो, सर्किट क्लोज्ड हो, सेल से करंट ड्रॉ किया जा रहा हो, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उसकी ईएमएफ वैल्यू से थोड़ा लेस हो जाता है. और ये भी कहना गलत होगा कि हमेशा लेस होता है. एक सिचुएशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें ये ज़्यादा भी हो सकता है, यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ वैल्यू से अधिक भी हो सकता है. जैसे अभी जो केस हमने डिस्कस किया, इसमें तो सेल से हम उसकी पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एक्सटर्नल लोड में हम ले रहे हैं. ठीक है,
क्या होता है जब हम एक डिस्चार्ज सेल को चार्ज कर रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, जो चार्जिंग सेल है उसकी पॉजिटिव टर्मिनल से जिस सेल को चार्ज किया जा रहा है उसकी पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ देते हैं, नेगेटिव से नेगेटिव को जोड़ देते हैं। तो इस बार क्या होता है, ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोसेस जो करंट का फ्लो का पाथ है वो अपोजिट हो जाता है। डिस्चार्जिंग में जो करंट का फ्लो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर की ओर होता है, लेकिन चार्जिंग ऑफ सेल जब चल रही होती है तो सेल के अंदर में करंट का फ्लो थ्रू द पॉजिटिव टर्मिनल जो है नेगेटिव टर्मिनल की ओर होता है। बाहर से करंट पॉजिटिव टर्मिनल से घुस करके अंदर सेल की नेगेटिव टर्मिनल की ओर जा रही होती है, यानी कि पाथ रिवर्स हो जाता है, यानी कि आई की वैल्यू जो है नेगेटिव हो जाती है। जब आई नेगेटिव हो जाएगा तो ये देखो E माइनस वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, ये जो है इसमें आई जब नेगेटिव हो जाए तो होगा क्या, होगा ये कि E जो होगा I निगेटिव अगर कर दें हम यहाँ पर तो देखो ये V इधर आकर के पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस आई आर इधर आकर के लेफ्ट साइड को आकर के पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं E प्लस आई आर इजकल टू V। तो वैसी स्थिति में हम कह सकते हैं EMF प्लस I इंटू स्मॉल आर इजकल टू V एज I इज निगेटिव। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यानी कि ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोसेस चूंकि डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो जाता है, इसीलिए इस स्थिति में तुम देखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेल की ईएमएफ वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखना, ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोसेस द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन V इज ग्रेटर देन E, V इज ग्रेटर देन EMF E। ठीक है, और जब सेल डिस्चार्ज हो रहा हो तो V इज लेस देन E। ठीक है, और ये सारे तीनों स्पेशल केस मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स की बात करते हैं। किसी सेल में कुछ ग्राफ्स हैं सेल से रिलेटेड जिसकी स्टडी करेंगे, जैसे EMF वर्सेस कैपिटल R एक्सटर्नल लोड के बीच का ग्राफ प्लॉट करें। तो अभी हमने बताया तुम्हें कि सेल की EMF जो है वो सेल के टर्मिनल्स की वो पोटेंशियल डिफरेंस होती है जब सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे होते हैं हम। जब करंट ही ड्रॉ नहीं करेंगे तो एक्सटर्नल लोड के क्रॉस किसी भी प्रकार का जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसकी बात ही नहीं उठेगी। कहने का मतलब कि एक्सटर्नल लोड चाहे कुछ भी हो जाए, की को तो ऑफ रखा है। यहाँ देखो ये जो सर्किट हमने बनाया है की ऑफ पोजीशन में अगर हम रखते हैं तो वैसी स्थिति में हम कोई करंट ड्रॉ कर ही नहीं रहे हैं इस सेल से, और तब सेल के टर्मिनल्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसको अगर हम एक वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दें, ठीक है, तब जो ये वोल्ट मीटर रीड करेगा वो एक्चुअल में इसकी EMF वैल्यू को रीड कर रहा होगा। ये समझ लो क्या है, ये जो क्लोज सर्किट हमने दिखलाया है एक्सटर्नल लोड से कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि की ऑफ पोजीशन में, ऑफ है मतलब सर्किट ओपन है, तो इस सेल के टर्मिनल्स के क्रॉस जो वोल्टमीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए लाया जाएगा ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी और वो मैक्सिमम वैल्यू EMF के बराबर होगी। तो चूंकि करंट ड्रॉ ही नहीं हो रहा है किसी एक्सटर्नल लोड के द्वारा, तो R की वैल्यू चाहे कुछ भी रखो आप, इसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा किस वैल्यू पर, EMF वैल्यू पर। एक्सटर्नल लोड चाहे कुछ भी कर लीजिए आप, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि करंट ड्रॉ ही नहीं किया जाता है। ये ओपन सर्किट में जो मैक्सिमम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होती है वही वैल्यू EMF कहलाती है, और कोई करंट तब ड्रॉ नहीं किया जाता एक्सटर्नल लोड के द्वारा। तो E जो है आप देखो R की वैल्यू कुछ भी रख लो कांस्टेंट रहेगा और ग्राफ जो हॉरिजॉन्टल जाएगा। E का R पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, E इज इंडिपेंडेंट ऑफ R। मेरा मतलब कैपिटल R यानी कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस पर एक्सटर्नल लोड पर EMF की वैल्यू डिपेंड ही नहीं करती है किसी सेल की। अब दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी सेल के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V और एक्सटर्नल लोड R के बीच का ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पर डिपेंडेंसी होगी, क्यों? क्योंकि तुम देखो V की वैल्यू जो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो I इंटू कैपिटल R के बराबर होता है। I की वैल्यू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r होगी, इंटू कैपिटल R हो जाएगा। ये बात अल्टीमेटली E अपॉन, मैंने बताया था कैपिटल R से डिवाइड होकर के ये 1 प्लस स्मॉल r अपॉन R हो जाएगा। तो यहाँ पर आप साफ देख रहे हो कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो है वो एक्सटर्नल लोड पर डिपेंड कर रही है। आप देखो एक्सटर्नल लोड की वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होने लगेगी, और जिसकी वजह से पूरी रेशियो बढ़ने लगेगी, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होने लगेगा। अब देखते हैं ये कैसे इंक्रीज होता है। तो एक बात तो तय हो गया, एज R इंक्रीजेस, यानी एक्सटर्नल लोड जैसे जैसे इंक्रीज होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। कैसे भाई? तो देखते हैं, एक ग्राफ भी प्लॉट करते हैं, 2-3 स्पेशल केस लेकर। मान लो कि R टेंड्स टू 0, मान लो कि एक्सटर्नल लोड की वैल्यू को हमने
काफ़ी कम कर दिया। ध्यान देना, अब करंट हम ड्रॉ कर रहे हैं सर्किट से, की ऑन पोजीशन में हो जाएगी। जब करंट ड्रॉ करने लगेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगर कैपिटल आर की वैल्यू वेरी 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 स्मॉल हो, तो जब ये वेरी वेरी स्मॉल होने लगे तो उस समय क्या होगा कि ये पूरी वैल्यू जो है काफ़ी ज़्यादा होने लगेगी और ये पूरा डिनोमिनेटर काफ़ी अधिक होने लगेगा, जिसकी वजह से ये पूरा रेशियो जो है इट टेंड्स टू जीरो। यानी कि जब r टेंड्स टू जीरो तो v ऑल्सो टेंड्स टू जीरो। तो r इज इक्वल टू जीरो पर ध्यान देना, इधर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने कैपिटल R दिखलाया, y के अलॉन्ग हमने v दिखलाया है टर्मिनल पोटेंशियल। तो r इज इक्वल टू जीरो पर हमने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को भी जीरो शो किया है। अच्छा, एक दूसरी स्थिति लेते हैं, जब कैपिटल R की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r के बराबर हो जाए, ये एक स्पेशल केस हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब स्मॉल r और कैपिटल R दोनों बराबर हो जाए तो ये रेशियो 1 हो गया, तो 1 + 1 डिनोमिनेटर 2 हो गया, और ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी वैल्यू EMF/2 हो जाएगी, E/2 हो जाएगी। ठीक है, ये हमें हेल्प करेगा ग्राफ प्लॉट करने में। तो जब कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल r के इक्वल हो गई, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल, मान लो कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम है, एक्सटर्नल लोड भी हमने 5 ओम का लिया, तो ऐसी स्थिति में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेल की EMF का आधा होगा, E/2 होगा। ठीक है, यहाँ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमने सेल की EMF का आधा हाफ दिखलाया, E/2 दिखलाया है। ठीक है, ये पॉइंट हमें मिला ग्राफ का एक, तो एक पॉइंट ये 0 0 वाला मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया हमें स्मॉल r एंड E/2 वाला। अब देखते हैं व्हेन r टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब एक्सटर्नल लोड की वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, वेरी वेरी लार्ज हो जाए, तो कैपिटल R जब वेरी वेरी लार्ज होगा तो ये पूरी रेशियो स्मॉल r बाई कैपिटल R जो है ऑलमोस्ट जीरो होने शुरू हो जाएगी, और जिसकी वजह से ये पूरा डिनोमिनेटर हमारा 1 के आसपास होगा, और वैसी स्थिति में भी जो होगा वो दैट टेंड्स टू EMF। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू व्हेन r इज़ वेरी वेरी लार्ज, वेरी वेरी ग्रेटर, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा कैपिटल R, तो ऐसी स्थिति में v की वैल्यू जो है ऑलमोस्ट E के हो जाएगी। देखो ये ग्राफ जो है यूं होने लगा, अब आगे चल के फ्लैटन होने लगा। ठीक है, और ये वैल्यू E वैल्यू सेल की EMF के बराबर हो जाएगी, v इक्वल टू E के हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये दोनों ग्राफ आपको क्लियर है। एक क्लास ग्राफ की बात करते हैं, वोल्टेज करंट कर्व की बात करते हैं। तो v इज इक्वल टू E माइनस IR होता है, तो इसको हम रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू माइनस IR प्लस EMF हो गया। अब तुम देखो ये y इक्वल टू MX प्लस C फॉर्म का है, अगर v जो है ये वेरी कर रहा है, स्मॉल r जो है ये तो फिक्स है, एक सेल की EMF भी फिक्स होती है, करंट की वैल्यू बदलेगी। ठीक है, तो अलग अलग वोल्टेज वैल्यू के लिए अलग अलग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वैल्यू होगी, अलग अलग करंट वैल्यू के लिए। तो v इज इक्वल टू माइनस IR प्लस EMF में ये EMF जो है ये C की जगह आ गया, जो कि y इंटरसेप्ट होगा ग्राफ का। एक बात तो साफ दिख रहा है, चूंकि ये y इज इक्वल टू MX प्लस C फॉर्म का है, तो इसका कर्व जो होगा ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, और जिसमें स्लोप की वैल्यू जो है m इज इक्वल टू ये माइनस R के इक्वल होगी। ध्यान देना, ये स्लोप कांस्टेंट होगा, m इज इक्वल टू माइनस R के इक्वल होगा। ठीक है, तो तुम देखो ये ग्राफ इस तरह का जाएगा, स्लोप चूंकि नेगेटिव है इसका, और ग्राफ चूंकि y इक्वल टू MX प्लस C फॉर्म का है, तो ये स्ट्रेट लाइन भी होगा, स्लोप इसका नेगेटिव है माइनस R के बराबर। अब आप देखिए इस ग्राफ को गौर से, इसका y इंटरसेप्ट जो है ये EMF वैल्यू के बराबर है। यहाँ देखना, ये y एक्सिस को जहाँ कट कर रहा है तो ये y इंटरसेप्ट जो है v इक्वल टू E के इक्वल हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा ये भी समझ लो, जब i इक्वल टू 0 हो जाए। तुम देखो इसमें जब i की वैल्यू 0 हम कर देंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, v इज इक्वल टू E के बराबर हो गया। तो EMF जो y इंटरसेप्ट हुआ करता है यहाँ पर, इसकी वैल्यू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल तब होगी जब सर्किट पे कोई करंट ड्रॉ नहीं होगा, यानी कि जब सर्किट ओपन हो, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले वाले टॉपिक में। ठीक है, तो जब I की वैल्यू देख रहे हो यहाँ पर 0 है, उस समय टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अपनी मैक्सिमम वैल्यू रखे हुए और वो EMF वैल्यू के इक्वल है, जो कि y इंटरसेप्ट है आपका। क्लियर है, और फिर आप एक और चीज़ देखो, एट B ये पॉइंट A हुआ, और ये ग्राफ जो है इस I एक्सिस को B पॉइंट पर कट कर रहा है। तो एट B देखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, V की वैल्यू 0 हो गई, V 0 हो गया, V जब 0 हो गया तो ऐसी स्थिति में I की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी,
मान लो कि ये आई बी के बराबर है, तो आई बी जो है आई की मैक्सिमम वैल्यू होगी उस समय, और तब इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, चूंकि यहाँ पर भी जीरो हो गया तो हम लिख सकते हैं ये जीरो, तो ई इज इक्वल टू ये इधर आकर के क्या हो जाएगा, आई आर के बराबर हो जाएगा। ई इज इक्वल टू आई आर, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू ई अपॉन आई हो जाएगा। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू ई अपॉन आई के बराबर हो जाएगा, वेयर आई इज इक्वल टू आई बी और आई मैक्स और आई की मैक्सिमम वैल्यू। तो ई अपॉन ई एम एफ अपॉन करंट की मैक्सिमम वैल्यू, दिस रेशियो गिव्स द internal resistance of the cell, and this is also equal to negative of the slope of VI graph, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एज m is equal to माइनस आर। तो ये जो स्लोप होगा, मतलब ये जो tan थीटा होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो इसका स्लोप जो होगा, मेरा मतलब ये tan थीटा, दिस इज इक्वल टू माइनस आर के बराबर होगा। तो उम्मीद है इतनी बातों को आपने समझा होगा। सभी टॉपिक का नोट्स बना लीजिए और सब समझते हुए नोट्स बनाइएगा। कोई डाउट्स हो पूछिएगा। थैंक यू।